बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादिर और आज हम बात कर रहे हैं सोने की। जी हाँ, वही सोना जो कभी बचत की अलामत था और कभी खुशी का ज़रिया, लेकिन आज वही सोना बेयकीनी, खौफ की अलामत बन चुका है। आज है तलाश ये जानने की कि आखिर सोने की कीमतें गैर मुस्तहकम क्यों हैं। मुल्क भर में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शादी ब्याह हो या बचत का जरिया, सोना अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बस महंगाई तो आवाम की पहुंच से ही ऐसे हो रहा है कि हर चीज़ ही निकलती जा रही है। गोल्ड क्या, डॉलर क्या, ये सारी चीज़ें ही आवाम की पहुंच से तो दूर हो रही हैं। दरमियाने दर्जे का आदमी भी अपनी बेटी को गोल्ड नहीं दे सकता, तो बेचारी बच्चियां जो है ना, अब सोच सोच के इस चीज़ को मायूस होती हैं। गोल्ड तो अभी जो है समझे आप गरीबों के लिए ख्वाब बन गया है, अब ये अमीरों के लिए रह गया है। आप भूल जाओ का गोल्ड आप लेंगे, खरीद सकेंगे। और जो बेटियां बैठी हुई है, जो लोग ये गोल्ड का कारोबार कर रहे हैं, पहले सोचना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। अमीर तबका सोने को सरमायाकारी के तौर पर देखता है, मगर गरीब तबका उसे ख्वाब समझता है। मगर सबसे ज्यादा पिसने वाला तबका मिडिल क्लास है। ये वो तबका है जो ना तो वक्त पर सोना खरीद सकता है और ना ही कीमत बढ़ने पर उससे फायदा उठा सकता है। पहले तो सब कज़ने, दोस्त, रिश्तेदार सब सोने की गोल्ड ही देते थे गिफ्ट में ना, अब तो पेरेंट्स भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत गलत है, महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। उनकी बचत, उनकी मंसूबाबंदी, सब कुछ महंगाई की नजर हो जाती है। लोग पुराने जेवर बेच के कोई अपना कारोबार खड़ा कर रहा है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, तो इस तरह से इंशाल्लाह सिल्वर का भी फ्यूचर ब्राइट है। सिल्वर बार्स है, देखें इस तरह के बार्स जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, हर वेरिएशन में। ठीक है, तो ये 10 तोले का है। 10 तोले का है। इसी तरह से 1 kg भी इसमें चलता है, 5 तोला है, 1 तोला है। तो ये 1 kg का है। जी, 1 kg ये तो बहुत भारी है जी, ये ½ kg हो गया। अच्छा, ये ठीक है। तकरीबन इसकी क्या समझ प्राइस होगी ऑलमोस्ट? ये तकरीबन 10 तोला जो है आज जो रेट चल रहा है उस हाँ। हिसाब से तकरीबन 78,000 के करीब। 78,000 का है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सोने की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसका क्या मार्केट पर इफ़ेक्ट हुआ है? क्या अब कस्टमर उसी तरह, जिस तरह पहले आते थे कस्टमर, अभी उसी तरह कस्टमर आ रहे हैं? देखिए, गोल्ड के रेट तो बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। और दूसरा यहाँ जो लोगों के कारोबारी हालात है उस हिसाब से भी अब लोगों का बाइंग पावर कम हो। तो पहले जिस तरह से यहाँ रौनक लगी हुई होती थी वो मामला नहीं है। एक अंगूठी या 1-1.5-2 ग्राम की चीज़ ले जाएं तो तकरीबन लाख रुपये से ऊपर हो जाए। हाँ। तो इस वजह से ये है कि कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। और समझ लें कि अब गोल्ड जो है सिर्फ एलीट क्लास लोगों के लिए रही है। छोटा तबका जो है वो गोल्ड के जेवर के मामले में अब नहीं आता। अब ये है कि शादी ब्याहों में जितनी मजबूरी है, जो उन्होंने सोना जमा किया होता है वही पुराना सोना लेके आते हैं, उसके बदले नया सोना लेके जाते हैं। अच्छा। इसी तरह से इस वजह से अब थोड़ा सा जो है चांदी के जेवरात, चांदी के बार्स की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान हो गया। और लगता ये है कि इंशाल्लाह जिस तरह से गोल्ड के रेट में लोगों को फ़ायदा हुआ, इस वक्त सिल्वर के जो ज्वेलरी है उसकी भी डिमांड में इजाफा हुआ है। और ये अगर 1 kg की बात करें तो पे बात करने जाएँ तो तकरीबन जो है आज के रेट के हिसाब से ये तकरीबन 6,55,000 के करीब चलते हैं। अब शादी ब्याहों में पक्का सोना दिया जाता है और उसके अगेंस्ट में चांदी के जेवरात भी देने का रिवाज शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और शादी का इस वक्त जो है वो ये शादी के सीज़न होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इन शादी के सीज़न पे जो है वो आवाम का वो रश हमें अब नहीं नज़र आ रहा जो पहले नज़र आता था। जिस तरह पहले सोने की एक अलग ही बात की जाती थी, खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अब सोना ख़रीदने से भी डर रहे हैं। और कहीं अगर हम एक मिडिल क्लास तबके की बात करें, वो अब सोना ख़रीदने की सकत रख ही नहीं पा रहे हैं। सोना ख़रीदना हर ख़ानदान के लिए अहम फ़ैसला होता है, लेकिन लाइल्मी की वजह से बहुत से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, जेवरात की ख़रीदारी करते वक्त अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्टैम्प वाला जेवर ज़्यादा मजबूत और कीमती होगा, मगर हकीकत कुछ और है। अच्छा सर, स्टैम्प जो ये इतनी आसानी से बन जाती है, तो ये भी मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये क्या बहुत आराम से स्टैम्प बन सकती है और नकली असली का कुछ फ़र्क नहीं है? गोल्ड के ऊपर स्टैम्प लगाई जाती है। हाँ। समझे? तो मकसद इसका कोई नहीं है। मकसद कोई 18 कैरेट पे भी 21 कैरेट की लगा देता है, 22 कैरेट की भी लगा देता है। तो ये बेचारे
जो शहरी होते हैं बेचारे उनको खासकर उस चीज़ का नुकसान है। ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये स्टैम्प है जी, जो कि बड़ी आसानी से जो है वो जब नए ज्वेलर्स हमें नज़र आते हैं, जो कुछ नए ज्वेलर्स होते हैं वो हमें इस तरह नज़र आते हैं कि उनकी वो किराए पर दुकान लेते हैं और उसके बाद जो है वो बैठ जाते हैं सोना बेचने के लिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब अब ऐसा कस्टमर आता है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद वो करते ये हैं कि 18 कैरेट के ऊपर जो है वो 21 कैरेट की 22 कैरेट की स्टैम्प लगा के उनको देते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्टैम्प बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बना सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग ये देखा करें कि कितना जो एक ज्वेलरी शॉप है वो कितनी पुरानी है, कब से वो चलती हुई आ रही है, ताकि आपके जो पैसे हैं, जो आपकी एक हलाल रोज़ी है, वो आपके काम आ सके, ना कि वो ज़ाया हो। तो बराए करम आप लोग भी जो है वो इस चीज़ पर गौर किया करें। बाकी हुक्मरानों से हमारी अपील है कि बराए करम आप लोग जो है वो ये तमाम तर सोने की जो कीमतें हैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस से लेकर सोने की प्योरिटी पर चेक एंड बैलेंस रखें। हम ये देखते हैं कि फूड डिपार्टमेंट वाले हैं, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन कोई सोने के ऊपर है ही नहीं। कोई ये देखने के लिए नहीं है कि सोना प्योर है या नहीं है, मार्केट में सोना किस तरह से बिक रहा है। एक इदारा बनना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कम से कम इस तरह के जो फ्रॉड या मार्केट में आ जाते हैं उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लें। जेवरात की खरीदारी के दौरान अक्सर खरीदार ये समझते हैं कि स्टैम्प वाला जेवर ज़्यादा कीमती होता है। हकीकत ये है कि जाली या स्टैम्प वाले जेवरात में अक्सर सोने की मिकदार कम होती है, मगर वज़न बढ़ाने के लिए अंदर खोखला डिज़ाइन या इजाफी जोड़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़रीदार सिर्फ वज़न देखता है, मगर ये नहीं जान पाता कि असल सोना कहाँ और कितना है। दुनिया के कई ममालिक में सोने के मयार को चेक करने के लिए कई सरकारी इदारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये शोबा बगैर निगरानी के चल रहा है, जिसका फ़ायदा चंद लोगों को और नुकसान अवाम को होता है। अगर आप दुनिया पर नज़र डालें ना, जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ में हैं, यूरोप कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इदारे बने होते हैं जो गोल्ड को ज्वेलर शॉप पर जाकर विज़िट करते हैं। मंथली 3 मंथ 6 मंथ के अंदर किसी मार्केट के अंदर जाकर विज़िट करते हैं, उस शॉप से कुछ सैंपल्स उठाते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर उसकी प्योरिटी 21 कैरेट या जो भी उसने उस पर लिखा हुआ है, 18 कैरेट या 21 कैरेट या 22 कैरेट जो भी उस पर मेंशन किया हुआ है, वो प्योरिटी नहीं होती तो उसको वार्न किया जाता है और उसका लाइसेंस जो है कैंसिल किया जाता है, उसका कारोबार जो है बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो चेक एंड बैलेंस रखे प्योरिटी के ऊपर, मेयार के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। और इस वक्त जो गोल्ड रेट बढ़ने से हमारा तबका जो बदहाली का शिकार हुआ है, माशी परेशानियों का शिकार हुआ है, तो उस पर भी नज़र रखे, चेक एंड बैलेंस भी हो और कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो। ये आपने देखा होगा कि गलियों से जो है वो झाड़ू लगता है, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक बड़ा यूनिक जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने सोनार हैं वो काम करने के बाद जब यहाँ पर गलियों पे आते हैं तो उनके जो है वो हाथों में, कपड़ों पे सोना लगा रहता है और ये कोई और कर भी नहीं सकता। बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वही इन लोगों को ठेका देते हैं। तो ये जो है उसके बाद ये झाड़ू लगा के इसको प्रोसेस करते हैं। इनसे पूछती भी हूँ मैं कि ये आखिर झाड़ू जो है वो किस तरह से लगा रहे हैं। ये बताओ, ये झाड़ू कितनी बार लगाते हो? ये तकरीबन 1-2 दफ़ा लगाते हैं दिन में। ये गली में 1-2 दफ़ा गली में लगाते हैं बस, उसके बाद ये ये दिन में। तो ये ऐसा होता है कि ये जो गली का एरिया है उसमें से भी इस मिट्टी से सोना निकले? जी, निकलता है सोना। ये पानी के अंदर धोते हैं, फिर आते ऐसे तो बहुत आते मेहनत इस पर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, फिर जाके निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है। तो ये मिट्टी लेकर जाते हो, फिर उसको धोते हो, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर उसमें से सोना निकलता है? जी। अभी तक कितने रुपए का सोना निकला है? ऑलमोस्ट लाखों रुपए का निकलता सोना है।
वाह जी वाह। और ये मैं बताऊं कि ये आप सिर्फ रोड से गुजर रहे हैं और यहाँ पर भी आपको जो है वो, अगर आप इस ज़मीन से झाड़ू लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है वो सोना मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ये सोने की गलियाँ होती है उसकी हर गली और हर ज़मीन जो है वो समझे कि सोना उगल रही है। तो आगे मज़ीद देखते हैं कि आगे जो है वो क्या क्या चीज़ें और किस तरह से सोने को जो है वो ढूंढा जाता है और मट्टी से किस तरह से ढूंढ के निकाला जाता है। ये तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, आए हमारे साथ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है वो ये कचरे में से जो यहाँ की इलाके की जो ये सदर की मट्टी है, आप समझे कि वो मट्टी निकाली गई है। उस मट्टी को निकालने के बाद अब जो है जो कचरा था, जो मट्टी थी, उसमें से जो सोने के ज़रात थोड़े थोड़े से ज़रात जो हमें फ़ील हुए, तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर लेकर आए हैं और अब जो है वो इस सोने को गलाया जा रहा है। देखते हैं कि कितना जो है कितना ग्राम एक कचरे से इनको आज सोना मिला है, वो भी चेक करेंगे। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है वो सोना निकला है, जो कि इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ये सोना इसका निकला है। अब हम देखेंगे कि ये कितने ग्राम सोना निकला है और क्या इसका प्रोसेस आगे जो है वो किया जाता है, कितनी प्योरिटी है इसमें, क्या है, ये आगे जाकर हम लोग चेक करेंगे। इस वक्त जो है वो हम आ गए हैं सोना जो हमें कचरे से मिला था, मट्टी से मिला था, उसको अब चेक करवाने के लिए आए हैं। ये अब इसको चेक करवाओ भाई। ये जो किस लगाई आपने, हाँ एक बार दिखा दें। हाँ अच्छा, तो ये जो कलर है ये इसका मतलब क्या होता है? डार्क कलर आना, लाइट कलर आना, सोने का पता चलता है कि कितने वर्क का ही है, कि कितने कैरेट का है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने अभी कलर का बताया, ये अभी जो हमें नज़र आया है ये अभी लाइट का नॉर्मल डार्क कलर आया हुआ है, तो ये कितने कैरेट का होगा? तकरीबन 18 से 20 कैरेट का है। ये 18 से 20 कैरेट का है। अच्छा, तो इसको एक आम इंसान किस तरह से पहचानेगा अगर कलर के हिसाब से? चलेगा। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक हम कलर पर किस तरह से देख सकते हैं? इसको तेजाब लगाना पड़ता है, उसके बाद पता चलता। अच्छा, और जैसे जैसे कलर अगर लाइट आए तो वो हल्का होता चला जाएगा, तो वो कैरेट कम होगा, कम होगा। और अगर ये डार्क आए तो मतलब 24 कैरेट है। 24 कैरेट प्योर पीला हो जाएगा। कैरेट मतलब प्योर गोल्ड होता है वो। अच्छा, उससे ज्वेलरी तो नहीं बन सकती? उससे ज्वेलरी नहीं बनती। 21 में, 22 में, 18 में बनती है। अच्छा ठीक है। तो अभी जो है वो ये सोने का वजन करेंगे, उसके बाद आप 300 मिली है ये 7,500। 7,500 रुपये का। भाई 7,500 रुपये का सोना अभी निकल आया है आपका जी, कचरे से, और इस तरह रोजाना की बुनियाद पे निकल रहा हो? 1-2 दिन की मट्टी जमा करके फिर निकल आता है। तो महीने में ऑलमोस्ट अगर 4 से 5 बार भी बंदे का निकल आया इस तरह सोना? नहीं, 4-5 महीने 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम निकलता है। 100 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम, उसकी क्या प्राइस होती है? 50 से 100 मिलीग्राम 2500 रुपये। ये मैं आपको बताऊँ, 100 मिलीग्राम की प्राइस जो है वो 2500 रुपये होती है। और इस तरह से अगर आपका 100 मिलीग्राम भी, मतलब थोड़ा सा सोना भी अगर आपका हफ्ते में एक बार भी निकलता है, तो ये इन जैसे जो आम इंसान है बिल्कुल जो झाड़ू निकाल रहे हैं, तो ये समझे कि कितनी बड़ी इनकी एक दिहाड़ी लग जाती है। और वो सोना जमा कर के एक दिन में पूरे तोले में भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और पूरा तोला भी बन सकता है। ये जमा कर के ना सोने को एक दिन रखो, ऐसा हो कि एक दिन सोना जो है वो 1 तोला भी जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। बस बेचना कम करो और सोने को जमा करना शुरू करो। ओके सर, ठीक है जी। अच्छा, ये आपने इस वक्त देखा किस तरह का ये प्रोसेस अभी हमने आपको एक दिखाया है कि अगर आप लोग जो है वो मतलब एक ये, क्योंकि ये लोग इन लोगों को ठेका दिया जाता है और ये जो गली होती है जहाँ पे ये सोने की दुकानें हैं, वहाँ पे अगर आप गली से गुज़र रहे हो तो वो तमाम तर जो कपड़ों पर और जो आपके समझे हाथ है उस पर अगर सोने के ज़रात थोड़े थोड़े से रह जाते हैं तो वो यहाँ पर जो है वो गली में ये जो ज़रात हैं वो मट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ना करे वैसे तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोना आप परचेज़ करते हैं वो लोगों के हाथ में से निकल जाता है, हाथ में से गिर जाता है, कभी कोई झुमका होता है वो। तो ये भी इस तरह की चीज़ें जब इन लोगों के हाथ लगती हैं तो वो भी इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक दिहाड़ी बन जाती है। अभी आगे आपको दिखाते हैं ओवरऑल क्या प्रोसेस है। ये भी एक सवाल है जो हमारे दिमाग में है कि क्या इनका कोई ठेका है तो किस तरह से है, क्या आखिर प्रोसेस है? कोई ठेका होता है स्पेशली इन लोगों को, मतलब किन लोगों को दिया जाता है और किस तरह का प्रोसेस है? ये असल में इनका ताल्लुक़ मसीही बिरादरी से है और ये कराची के अंदर 60-70 साल से तकरीबन इसी बाज़ार के अंदर ये लोग जो है इस काम पे मामूर हैं और तकरीबन 150 से 200 की तादाद में ये मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त और भाई हैं जो अपनी रोज़ी रोटी इस बाज़ार से जमा करते हैं। और हमेशा पाकिस्तान का कोई डे हो
या फिर कोई हमारा ईद त्यौहार हो, हमारे साथ बिल्कुल भाइयों की तरह जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ के अंदर, और हम भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि लाज़मी बात है ये हमारा हिस्सा है और बाज़ार की सफाई और सुथराई के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसमें अल्लाह ने इनकी रोज़ी रखी हुई है तो अल्लाह पाक इनको रोज़ी देते हैं। जब सरमायाकारों को कारोबार, स्टॉक मार्केट या हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद नहीं रहता तो वो सरमायाकारी को सोने में मुंतकिल कर देते हैं। पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। नतीजा ये निकलता है कि सोने की तलब बढ़ती है और कीमतें आसमान को छू लेती हैं। आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो दिन ब दिन सोने की कीमत जो है वो आसमान पर पहुंच रही है, लेकिन वहीं पर जो है वो क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों की कम होती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि लोग जो है, पहले तो एक तबका अगर हम बात करें कि एक आम इंसान कहीं ना कहीं सोने को अफोर्ड कर पाता था, लेकिन अब ऐसा आलम हो गया है कि अब एक मिडिल क्लास बंदा सोने को देख भी नहीं सकता है। क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है इसी तमाम तर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सागिब फयाज़ साहब, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त FPCCI के। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो एक आम इंसान में जिस तरह से क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है उसकी क्या वजूहात हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप? देखें, एक तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे अबाउट जून में जब सोने की प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो $3,280 थी, और अब आज जो है वो तकरीबन $4,380 जो है वो प्राइस हो गई है उसकी गोल्ड रेट इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो वो इंटरनेशनल मार्केट हाई होती है गोल्ड के रेट बढ़ने हैं। अब रहा सवाल ये कि अब ये गरीब आदमी किस तरह अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है। अब परचेजिंग पावर जो एक तरफ हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, तो हम लोग उसके लिए जो है वो अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है तो वो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो उसके खाने पीने की अशिया हैं या जो उसके आम इस्तेमाल की अशिया हैं उनके रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब गरीब आदमी के लिए जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, जो बिजली के जो वो अखराजात हैं, वो अब उनको अफोर्ड नहीं कर सक रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि पहले हमारे पास जो भी हमारे वर्कर होते थे या स्टाफ होते थे वो आते थे कि कोई बड़ा मेडिकल का बिल उनका आ जाता था तो वो लेकर आते थे हमारे पास कि ये मेडिकल का बिल है, ये हमसे पे नहीं हो रहा, ये आप पे कर दें। अब मेडिकल के बिल के बजाय अब सबसे पहले वो हमारे पास बिजली के बिल लेकर आते हैं कि आप इनको पे कर दें, और हम लोग की ये क़ुव्वत बर्दाश्त से हमारी ये बाहर है कि अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में कि सबसे पहले जैसे हमारा भी मुतालबा है इंडस्ट्री के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, कि इलेक्ट्रिक प्राइसेस कम होने चाहिए, तो ये मसला हल होगा और उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ सकती है। अब क़ुव्वत ख़रीद भी जो क्यों कम हो रही है वो भी सेम यही मसला है, उसमें भी इलेक्ट्रिक प्राइसेस का ही रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है, क्योंकि रीजन में सबसे हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस हमारी हैं। हमारा जो है 12 से 13 सेंट जो हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, बाकी रीजन में 9 सेंट हैं, 6 से 9 सेंट है। तो उसकी वजह से जब हम कम्पीट नहीं कर पा रहे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। तो जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ी है तो क़ुव्वत ख़रीद जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लिंक करती हैं। सिर्फ ये कह देना कि महंगाई तो बढ़ नहीं रही या इन्फ्लेशन रेट तो कम है तो गरीब आदमी के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर एक आदमी जो बेरोज़गार हो जाए, वो चाहे महंगाई कितनी भी कम हो जाए, अगर उसकी तनख्वाही अब उसको नहीं मिल रही है क्योंकि अब वो बेरोज़गार हो गया और वो जो वो इंडस्ट्री में काम करता था, तो कितनी भी कम हो जाए महंगाई, उसकी क़ुव्वत ख़रीद तो ज़ीरो हो गई। तो इसलिए जो है ये तमाम चीज़ें अगर हम इसको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करें तो मेन कॉज जो है वो है एनर्जी प्राइस। उसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी, तो ये सारा सर्कल, उससे इंडस्ट्री भी चलेगी और हमारे गरीब आदमी पे भी जो एक बोझ पड़ा हुआ है वो भी ख़त्म होगा। अच्छा सर, अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि सोने की कीमतें जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होंगी, मज़ीद बढ़ेंगी, या आप ये समझते हैं कि सोने की कीमतें कम होने का कोई इम्कान है?
देखिए ये तो एक जो वो इंटरनेशनल मार्केट है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बहुत मरतबा अभी ये पिछले दिनों सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही थी कि चाइना गोल्ड बाय कर रहा था। अब जब चाइना गोल्ड बाय कर रहा था तो एक बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई, और ये रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। तो वो चीज़ें हैं। अब जब अगर वो अपनी बाइंग कुछ कम करता है तो वो सोने के रेट अच्छा। फिर एक और एलिमेंट होता है कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई वॉर का या कोई इस किस्म की अनसर्टेनिटी होती है तो भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ये इसके अंदर क्राइटेरिया हैं कि वो गोल्ड की प्राइस जो है वो ऐसे बढ़नी है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो है वो गोल्ड की प्राइस कोई इटसेल्फ कोई ऐसी नहीं बढ़ती है जब तक कि वो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट होती है वो। क्योंकि इधर तो कुव्वत ख़रीद पहले ही नहीं है, यहाँ पे तो डिमांड सोने की पहले से कम हुई है, क्योंकि गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो गया है, वो ख़रीद ही नहीं सक रहा अब तो वो वजह से ये सोने की कीमत जो है वो नहीं बढ़ रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ रही है। अच्छा सर, हम अभी ये भी देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि अब बंदा जो है वो एक आम इंसान की बात करूँ तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की है ही नहीं कि वो सोना ख़रीद सके, तो अब उसका मुतबादिल लोगों ने जो है वो चांदी ख़रीदना शुरू कर दिया, सिल्वर ख़रीदना शुरू कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी रिसेंटली हम मार्केट में देख रहे हैं कि सिल्वर के जो बार्स है, जो सिल्वर के जो पूरे एक उसे आप कह सकते हैं कि एक पूरा सोने का बार जो होता है, अब वो लोग उस पर क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और अगर इन्वेस्टमेंट की जाए उसको अगर हम ख़रीद कर रखें, स्टोर करें हम लोग, और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ जो है वो कितनी हद तक आप ये समझते हैं कि वो बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर मैं ऐसे इकोनॉमिक रूल के तौर पे अगर हम लोग ये देखें कि अगर कोई भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कुछ कम होती है, फिर उसके जो अल्टरनेट जो चीज़ होती है उसकी तरफ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें ये समझ आ रही है अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फिर सिल्वर की भी अब उधर इन्वेस्टमेंट कुछ हो रही होगी और कुछ लोग उधर परचेज़ कर रहे होंगे। लेकिन ये कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो सिल्वर की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और वो जो है वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनली और वो हमेशा ये कहा जाता है कि जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है इट इज़ इन गोल्ड, तो सिल्वर की तरफ लोग इतना नहीं आते हैं। तो वो एक एक आम जनरल जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, गोल्ड को लोग पसंद करते हैं, लेकिन सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वही अगेन वो रूल के डिमांड एंड सप्लाई का है। अब क्योंकि गोल्ड नहीं ख़रीद सक रहे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो उनकी पहुंच से दूर हो गया गरीब आदमी की, अब वो सिल्वर की तरफ जा रहा है। जब उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट FPCCI, तो उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और आप क्या समझते हैं कि अभी हमारे माशरे के अंदर जो हम ये देख रहे हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इन तमाम तर चीज़ों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं? देखिए, किसी भी इकनॉमी की बैकबोन होती है इंडस्ट्री। हमें जब तक एक कंटिन्यू एक इंडस्ट्री पॉलिसी की लैकिंग है, हम जब तक एक कंटिन्यू पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट के लिए एक कंटिन्यू पॉलिसी नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो इकनॉमी है अभी कितनी मरतबा बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है वो, क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले जो है हमें एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पॉलिसी चाहिए, हमें एक लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी चाहिए। तो हम क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए नहीं लगती, हर इंडस्ट्री 50 और 100 साल के लिए लगाई जाती है। तो अगर तो ये पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं और वो इंडस्ट्रीज़ के लिए फिर उस तरह इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है हर इंडस्ट्री के अंदर कि वो पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके। तो हमें एक कंटिन्यू पॉलिसी, और अभी बड़ा अच्छा मौका है जैसे कि मार्का हक जीतने के बाद हमारी जो फील्ड मार्शल हैं अब वो 5 साल के लिए डिफेंस फोर्सेस के जो हैं वो हेड बन गए हैं। तो अब जो है जब वो उसको हेड कर रहे हैं तो हमें अब ये पूरी कौम जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अब एक पॉलिसीज़ में भी कंटिन्यूटी आएगी
और बहुत सारे मुल्क जो हैं अब हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो हमसे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे मुल्क हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अब वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो हमेशा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से होता है। ऐसी पॉलिसीज़ हों कि जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी वो हो। फिर उसके साथ साथ जो हमारी जो टैक्स की पॉलिसी हैं, जो हमारी टैक्स कलेक्टिंग पॉलिसी हैं, या जो हमारी FBR की पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर सिंप्लिसिटी लानी होगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जब इधर आते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो पूरा स्टडी करते हैं, और ख़ास तौर पे जो टैक्स रेट है हमारे यहाँ वो बहुत हाई है, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इतना हाई रेट ऑफ टैक्स जो है जब वो देखता है तो वो भी बहुत ही डिस्करेज होता है। तो मेरे ख़्याल में उसको भी हमें देखना होगा। फिर एक और कि हम लोग जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर ही इधर आ सकती है कि जब लोकल इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंट हो। हमें सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोकल इन्वेस्टर है वो उसको कंफर्टेबल करें, ताकि जो है वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट इधर कर सके और वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ना लेकर जाए। हमें सबसे पहले जो है अपनी जो बाहर आती हुई इन्वेस्टमेंट को रोकना है। तो जब वो रुकेगी और वो इधर ही इन्वेस्टमेंट होगी, और जब बाहर जो एक फॉरेनर है जब वो देखेगा यहाँ के लोग इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो अट्रैक्ट होगा और फिर वो इधर जो है हमारी FDI आएगी। जिस तरह से आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि सोने की कीमत जो है वो आसमान पर पहुंच चुकी, आवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान भी नज़र आते हैं। लोग कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी हमें मैसर नहीं है, अब दिसंबर में सोना जो है वो कैसे बंदा ख़रीदे। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि ये जो सोने की कीमतें इतना ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्या समझते हैं आप कि अब शादियों में सोना लोग ख़रीदेंगे? बहुत मुश्किल हो गया, और मेरी जो है अभी स्टडीज़ चल रही है, लेकिन आने वाले वक्तों में 7-8 साल में जो है होनी है, तो उसके लिए पैसे अभी से जमा कर रहा हूँ। किसी के बच्चियों के जिन्होंने शादियां करनी है या कोई भी है, वो तो गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो गया। वो तो अब 1 तोला सोना भी नहीं दे सकता ना। महंगाई तो हर चीज़ में है भाई, खाने पीने का चीज़ में असल तो है। गोल्ड का ये समझ लो कि एक नापैद चीज हो गई है। एक अमीर आदमी भी गोल्ड अपनी बेटी को नहीं दे सकता, ये कंडीशन है। किसी भी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हम ये जानेंगे कि आखिर हम अपनी मईशत को किस तरह से जो है वो मज़बूत कर सकते हैं, और जो पाकिस्तानी रुपया है उसको किस तरह से मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि किस तरह से पाकिस्तानी रुपये को हम मुस्तहकम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सना आपका। देखिए, असल मसला ये है कि कोई भी मुल्क अगर उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो पहला पैरामीटर ये है कि उसकी जो है अब फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितने हैं, उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल डेट कितने डॉलर में, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देते हैं और आप एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, तो उससे होता है कि फ़ॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती है। जितनी ज़्यादा फ़ॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती चली जाएगी, उतना ही आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि पहले तो जो है वो लोग सोने पर इन्वेस्टमेंट करते थे बाकायदा, लेकिन अगर हम अभी की बात करें, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है अगर आम इंसान की बात करती हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज भी देना लोगों को ज़रूरी। तो आप क्या समझते हैं कि सोने के अलावा अभी इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हम 2026 की बात करें, क्योंकि 25 ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है, तो अगर 2026 की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि फ्यूचर में ये जो है वो गेम चेंजर कहीं ना कहीं साबित हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो आप किसी भी मुल्क के लिए अगर आप खुशहाली चाहते हैं, लोगों की खुशहाली चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना होगा, आपको ज़राअत को फ़रोग़ देना होगा और सर्विस सेक्टर को बेहतर करना होगा। जब लोग को वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं, तो वो फिर गोल्ड की तरफ नहीं जाएंगे, डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, ख़ासकर SMEs जो कि छोटी इंडस्ट्रीज़ है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर कोई आदमी, किसी आदमी के पास कोई इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहता है कि यार ये छोटी इंडस्ट्री में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस होता, तो फिर वो क्या करता है, गोल्ड या डॉलर में चला जाता है, उसको उससे अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं
कि जो SMEs हैं, छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, ख़ासकर ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो है उनको सपोर्ट किया जाए कि वो अपना बिज़नेस को रन करने के लिए उनको फैसिलिटी दी जाएँ। गवर्नमेंट उनको कम रेट में इंस्टॉलमेंट दे के पेमेंट उनको दे, ताकि वो उनमें अंदर एक करज आए वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें कि 2026 में किस पर इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? हमारे मुल्क में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें, अगर सही पॉलिसीज़ बनाई जाएं तो किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बहुत ज़्यादा गेन आएगा। माइंस एंड मिनरल में बहुत ज़्यादा चांस है वहाँ पे। अगर आप देखना चाहें कि ज़राअत में हमारा एक बहुत वसी चांस है। एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है और हम बेसिकली एक ज़री मुल्क हैं। अगर इसके अंदर आप पॉलिसी सही कर दें और लोगों को अपॉर्चुनिटी दें कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, लैंड आप दें गवर्नमेंट, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा इस वक्त कोई चीज़ भी जो है ना वो मुल्क को नहीं उठा सकती। जहाँ अदम इस्तेहकाम होता है वहाँ गैर कानूनी मंडियाँ भी पनपती हैं। पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट भी कीमतों में इजाफे का एक बड़ा सबब है। जब शफाफियत खत्म हो जाए तब कीमतें अफवाहों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तहत तय होने लगती हैं। 6 अप्रैल 2024 को FIA की इमिग्रेशन टीम ने जुम्मे के रोज़ मुल्तान एयरपोर्ट पर मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मिकदार में सोना पाकिस्तान से दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। FIA के तर्जुमान ने बताया कि मोहम्मद तनवीर को फ़्लाइट नंबर FZ340 पर सवार होने की क्लियरेंस मिल गई थी और यहाँ तक कि इनका सामान भी जहाज़ में लद कर दिया था। हम जब उसने अपना पासपोर्ट FIA इमिग्रेशन को क्लियरेंस के लिए पेश किया तो हुकाम ने उनसे उनके अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करने की वजह पूछी, लेकिन वो अपने जवाबात से टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे। एहलकारों ने उसका सामान उतार दिया। जब उन्होंने उसे अच्छी तरह चेक किया तो एक थैले में 16 किलोग्राम सोने की 10 ईंटें बरामद हुई। लेकिन आज भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर सोना स्मगल किया जाता है। जब गैर कानूनी तरीकों से सोना मुल्क में दाखिल या बाहर मुंतकिल किया जाता है तो सरकारी सप्लाई मुतासिर होती है। ब्लैक मार्केट में सोना महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, जिससे आम मार्केट की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। इस सूरत हाल में न सिर्फ हुकूमत को टैक्स का नुकसान होता है बल्कि आम सारिफ के लिए सोना मजीद महंगा हो जाता है। अगर स्मगलिंग पर मौसर कंट्रोल और शफाफ निज़ाम कायम किया जाए तो सोने की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकता है। टीम तलाश ने आज जानी सोने की चमक के पीछे वो तल्ख हकीकत जो आम आदमी को मुतासिर कर रही है। टीम तलाश आज ये सवाल छोड़कर जा रही है कि क्या सोने की कीमतों में अदम इस्तेहकाम सिर्फ आलमी हालात का नतीजा है या फिर ये हमारी मुआशी पॉलिसियों और नाक़िस मंसूबा बंदी का नतीजा है। अल्लाह हाफ़िज़।